नमस्कार दोस्तों। हमारा आने वाला भविष्य इतना इंटरेस्टिंग और ख़तरनाक होने वाला है कि शायद हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बिकॉज़ आपने आज तक मूवीज़ में देखा होगा, एडवेंचर मूवीज़ में, कि स्टार वॉर किस तरीके से काम करता है। लेकिन अब ये हाल ही में चाइना के द्वारा पॉसिबल भी कर दिया गया है। यानी चाइना ने स्टार वॉर के क्षेत्र में एक और कदम आगे बढ़ा दिया है और चाइना इसमें अग्रणी बन गया है। अब तक हम देखते आ रहे हैं कि जो लड़ाइयाँ हैं वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हैं। इससे पहले तलवारों से लड़ी जाती थी, लेकिन अब इस टाइम पर बंदूकों और इसके साथ मिसाइल, एटम बम, इनका इस्तेमाल किया जाता है इस टाइम पर। लेकिन अब आने वाले फ्यूचर में ये जो लड़ाई है वो एटम बम, इनके साथ साथ अब जो है सैटेलाइट के थ्रू लड़ाई लड़ी जाएगी। यानी एक देश दूसरे देश का जो संचार सिस्टम है उसे ध्वस्त करने की कोशिश करेगा और उसका जो लेज़र बीम सिस्टम होगा वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि सामने वाला देश उसके सामने स्टैंड आउट भी नहीं कर पाएगा। और अभी हाल ही में इसमें चाइना के द्वारा अपना एक कदम बढ़ा दिया गया है, यानी चाइना इसमें अग्रणी बन गया है। ये जो स्टार वॉर जैसी टेक्निक है वो चाइना के पास है, अमेरिका के पास है, काफ़ी सारे देशों के पास है। चलिए समझ लेते हैं कि इसमें भारत किस जगह पर स्टैंड करता है और ये स्टार वॉर जैसी टेक्निक काम कैसे करती है और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। चलिए समझ लेते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। मेरा नाम है सचिन और मैं कंसीडर आईएएस की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। खबर की बात करें तो खबर है स्टार वॉर हुआ वास्तविक। चीनी उपग्रह ने कथित तौर पर 2 वॉट के लेज़र बीम के साथ 36,000 किलोमीटर से स्टारलिंक को किया नष्ट। यानी 36,000 किलोमीटर की दूरी से एक लेज़र बीम के थ्रू स्टारलिंक का जो सैटेलाइट था उसे चाइनीज़ एक उपग्रह ने नष्ट कर दिया है। यानी अब चाइना जो है स्टार वॉर की टेक्निक में आगे बढ़ चुका है। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो चीन के वैज्ञानिकों ने एक नया ब्रेक थ्रू हासिल किया है जिसमें 36,000 किलोमीटर से एक कमज़ोर 2 वॉट की लेज़र का उपयोग करके 1 जेबीपीएस यानी 1 गीगावाट पर सेकंड की स्पीड प्राप्त की गई है। और यह स्पीड स्टारलिंक जैसी पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा से काफ़ी गुना अधिक है। इस तकनीक में लेज़र कम्युनिकेशन का उपयोग किया गया है जो रेडियो वेव के बजाय प्रकाश किरणों से डेटा ट्रांसमिट करता है। यानी अभी हाल ही में चीन के द्वारा 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक कमज़ोर लेज़र बीम का इस्तेमाल करके 1 गीगावाट पर सेकंड तक की स्पीड हासिल की है। और ये जो स्पीड है वो स्टारलिंक का जो पारंपरिक सैटेलाइट है उसकी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी उससे काफ़ी गुना अधिक है। और इसमें लेज़र कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया गया है और इसमें जो इस्तेमाल किया गया है रेडियो वेव्स के रूप में वो प्रकाश किरणों का इसमें इस्तेमाल किया गया है जिसके जरिए डेटा को ट्रांसमिट किया गया है। अब ये काम कैसे करती है तो सामान्यतः पृथ्वी पर लेज़र संचार की बड़ी समस्या होती है। इसमें एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस यानी वातावरण की हलचल से प्रकाश की किरणें डिस्टर्ब हो जाती हैं और इसके समाधान के लिए और एडाप्टिव ऑप्टिक्स यानी एओ या मोड डाइवर्सिटी रिसेप्शन एमडीआर जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आमतौर पर लेयर संचार की जब बहुत ज़्यादा समस्याएं रहती हैं, इनमें एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस, इनकी ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, प्रकाश की किरणें इससे डिस्टर्ब हो जाती हैं और जिस जगह पर चल रही होंगी उस जगह से भटक जाती हैं। इसके समाधान के लिए एडाप्टिव ऑप्टिक्स और इसके साथ मोड डाइवर्सिटी रिसेप्शन, इन सभी तकनीकों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब चीन की टीम ने इन दोनों को मिला करके एक नया सिस्टम तैयार किया है। इसका नाम है AOMDR सिनर्जी। यानी एओ वातावरण की गड़बड़ी को रियल टाइम में सुधारता है। MDR अलग अलग रास्तों से आई किरणों को पकड़ करके बेहतर सिग्नल रिकवरी करता है। इस संयुक्त प्रणाली ने भारी वातावरणीय गड़बड़ी के बावजूद भी मजबूत, स्पष्ट और हाई स्पीड इंटरनेट को यानी डाटा ट्रांसफ़र को संभव बनाया है। यानी चाइनीज़ वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है कि इनके द्वारा इन दोनों तकनीकों को एक साथ जोड़ दिया गया है और इस जो जोड़ करके जो नया सिस्टम तैयार किया है उसका नाम है AOMDR सिनर्जी। इसका इस्तेमाल करके भारी गड़बड़ी के बावजूद भी इनके द्वारा एक मजबूत और स्पष्ट हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र इनके द्वारा पॉसिबल किया गया है।
अब किन किन देशों के पास ये तकनीक है और इसे कौन कौन सा देश बना रहा है, यानी जो लेज़र ट्रांसफ़र डाटा ट्रांसफ़र की जो टेक्निक है वो कौन कौन सा देश बना रहा है। तो चीन इसमें अब अग्रणी बन गया है और इसके एक प्रयोग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी का ध्यान खींचा है। अमेरिका यानी नासा और स्पेस एक्स पहले से ही लेज़र कम्युनिकेशन मिशन जैसे कि LCRD चला रहे हैं और यूरोपीय संघ ESA EDRS जैसी लेज़र आधारित तकनीक सिस्टम विकसित कर चुके हैं। इसके साथ जापान, भारत और रूस अनुसंधान स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भारत इसरो के साथ एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, यानी चीन अग्रणी है इसमें, अमेरिका बना चुका है नासा और स्पेस एक्स के साथ, यूरोपियन संघ है वो भी इसे विकसित कर चुका है और जापान, भारत और रूस अनुसंधान स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। भारत इसरो के साथ मिलकर के अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि भारत स्टार वॉर के क्षेत्र में कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है। तो एंटी सैटेलाइट टेस्ट यानी ASAT भारत ने मिशन शक्ति 2019 के तहत सफलतापूर्वक एक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट को मार गिराया है, जो भारत को अमेरिका, रूस, चीन के बाद चौथा देश बनाता है जो ASAT की क्षमता रखता है। यानी भारत के द्वारा एंटी सैटेलाइट टेस्ट किया गया था सन 2019 में मिशन शक्ति के तहत, और इसमें भारत के द्वारा एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट था उसे मार गिराया था, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया में चौथा देश बन चुका है। अब इसरो के प्रयासों की बात करें तो हाई रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स यानी इसरो के द्वारा EOS तैयार किए जा रहे हैं। GSAT, RISAT जैसी सैटेलाइट से निगरानी और संचार क्षमता इसरो के द्वारा बढ़ाई जा रही है, और स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस SSA के लिए इंडियन स्पेस प्रमोशनल एजेंसी नए रडार सिस्टम पर काम कर रही है। यानी इसरो के द्वारा इतने सारे सिस्टम तैयार किए गए हैं, इन सभी को और ज़्यादा तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए डिफेंस स्पेस एजेंसी यानी DSA ने भी इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत ने 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई है जो मिलिट्री स्पेस ऑपरेशंस और संभावित स्पेस युद्ध के लिए काम करती है। यानी भारत के द्वारा DSA बनाया गया है, इसमें 2019 में डिफेंस स्पेस एजेंसी बनाई है। ये स्पेशली इसका काम क्या रहता है, ये मिलिट्री ऑपरेशंस, मिलिट्री के जो स्पेस ऑपरेशंस रहते हैं उनके साथ काम करती है, और संभवतः स्पेस के जो युद्ध होते हैं उसमें भी एक अग्रणी भूमिका निभाती है। अब इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। तो भारत अभी शुरुआती चरण में है और चीन, अमेरिका की तुलना में तकनीकी रूप से अभी भारत बहुत पीछे है। लेज़र कम्युनिकेशन, क्वांटम सैटेलाइट नेटवर्क और ऑटोनोमस स्पेस बेस्ड वेपन के क्षेत्र में अभी रिसर्च स्तर पर काम चल रहा है। यानी भारत अभी शुरुआती चरण में है और अमेरिका और चीन की तुलना में तकनीकी रूप से भारत बहुत पीछे है। भारत अभी लेज़र कम्युनिकेशन, क्वांटम सैटेलाइट नेटवर्क, ऑटोनोमस स्पेस बेस्ड वेपन, इन सभी के क्षेत्र में रिसर्च कर रहा है और इन सब पर काम चल रहा है। अब स्टार वॉर वर्तमान के युद्ध से किस प्रकार भिन्न है। तो युद्ध के क्षेत्र की बात करें तो वर्तमान युद्ध जमीन, समुद्र और वायु में होता है, जबकि स्टार वॉर अंतरिक्ष में होता है। यानी स्टार वॉर जो होता है वो सैटेलाइट वॉर के थ्रू लड़ा जाता है और ये अंतरिक्ष में होता है, जबकि जो पारंपरिक वॉर है वो जमीन, समुद्र और हवा में लड़ा जाता है। तकनीक के प्रकार की बात करें तो पारंपरिक युद्धों में मिसाइलें, बंदूकें, टैंक इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जबकि स्टार वॉर में लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, सैटेलाइट जैमर्स, एंटी सैटेलाइट्स हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। यानी पारंपरिक युद्धों में जो तकनीक इस्तेमाल की होती है उसमें मिसाइलें आती हैं और इसके साथ बंदूकें आती हैं, टैंक आते हैं, लेकिन जो स्टार वॉर है उसमें डायरेक्टेड लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन होते हैं, और इसके साथ इसमें सैटेलाइट जैमर्स यानी सैटेलाइट को हैक करना, इस तरीके की तकनीक होती हैं, और एंटी सैटेलाइट वेपन इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। संचार और नियंत्रण की बात करें तो वर्तमान युद्ध में रेडियो या साइबर नेटवर्क आधारित नियंत्रण होता है इसमें, जबकि स्टार वॉर में लेज़र कम्युनिकेशन, क्वांटम नेटवर्किंग और AI आधारित ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम होता है। हमले की दिशा की बात करें तो पारंपरिक युद्ध आमतौर पर सामने से होता है, जबकि स्टार वॉर ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म से सटीक दूरस्थ एक हमला संभव है। यानी ये जो नया तकनीक है अभी हाल ही में चीन के द्वारा, अमेरिका के द्वारा और इसके साथ यूरोपीय संघ के द्वारा, इन देशों के द्वारा विकसित कर लिया गया है। इसमें सीधा सा जो वॉर है
वो सैटेलाइट्स के थ्रू लड़ा जाता है, एआई का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और स्टार वॉर की सबसे बड़ी जो एक मजबूती है वो ये है कि ये ऑर्बिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू लड़ा जाता है और इसके ज़रिए एक लंबी दूरी पर एक सटीक हमला संभव है। यहाँ पर जासूसी और निगरानी की बात करें तो पारंपरिक युद्ध में जमीनी एजेंट या ड्रोन का उपयोग होता है, यानी ज़मीन पर किसी एक ज़मीनी एजेंट का या फिर ड्रोन के थ्रू जासूसी की जाती है। जबकि स्टार वॉर में रियल टाइम सैटेलाइट सर्विलांस और स्पेस बेस्ड सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्टार वॉर में आपको किसी ड्रोन की या ज़मीनी एजेंट की ज़रूरत नहीं है, इसमें सैटेलाइट सेंसर्स का इस्तेमाल करके सभी चीज़ों का पता लगा लिया जाता है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और खतरे की प्रकृति की बात करें तो पारंपरिक युद्ध स्थानीय और सीमित हो सकते हैं, लेकिन स्टार वॉर में वैश्विक संचार, नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम को खतरा हो सकता है। यानी जिस तरीके से अभी जो युद्ध लड़े जा रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच लड़े जा रहे हैं, इनमें मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनके थ्रू लड़ाई लड़ी जा रही हैं और जासूसी के लिए इनमें ड्रोन, जमीनी एजेंट का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन स्टार वॉर सबसे अधिक खतरनाक है बिकॉज इसमें जो युद्ध है वो स्थानीय नहीं है, ये सीमित नहीं है। स्टार वॉर जो है वैश्विक संचार और नेविगेशन, यहाँ तक कि जीपीएस को भी इसमें बहुत बड़ा खतरा है। यानी अगर स्टार वॉर होता है तो आपका संचार व्यवस्था इसमें पूरी तरीके से ठप हो सकती है। अब स्पेस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक सवाल दिया गया है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल है AOMDR सिनर्जी हाल ही में एक चर्चित तकनीक है, यह किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए उन्नत रडार प्रणाली से, ऑप्शन बी क्वांटम कंप्यूटर एल्गोरिदम से, और इसके साथ ऑप्शन सी है लेज़र आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली से, और इसके साथ ऑप्शन डी है स्पेस में एंटी माइक्रोबियम शील्ड से। यानी ये सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।